स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तक का चैप्टर 3 कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी, इस कहानी का सारांश। कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी जो लिखा है के विक्रम सिंह नामक लेखक ने लिखा है और ये इनका एक यात्रा वृतांत है। और इन्होंने एक टीवी कार्यक्रम, एक टीवी सीरियल जो है उसकी शूटिंग करने के लिए ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुँचे थे और वहाँ पर लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा करते हुए वहाँ की भौगोलिक स्थिति यानी वहाँ का जो जोग्राफिकली एरिया है, वहाँ का कल्चर यानी संस्कृति, वहाँ के जनजातीय समाज, वहाँ का संगीत, वहाँ के वाद्य यंत्र, घरेलू उद्योग धंधे, आधुनिक कृषि परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं का वर्णन बहुत अच्छी तरह से इसमें किया है और बहुत संक्षिप्त में किया है और बहुत ही रोचक ढंग से इन्होंने इसको इसमें प्रस्तुत किया है। और इस कहानी का जो है सारांश इस तरह से है कि लेखक दिसंबर महीने के सन 1999 में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। वहाँ लेखक को ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला यानी टीवी सीरियल 3 एपिसोड बनाना था। और लेखक का इस यात्रा के पीछे जो बुनियादी विचार था वह त्रिपुरा की पूरी लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब त्रिपुरा के जो इस छोर से उस छोर तक पूरे जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं, नेशनल हाईवेज 44 से यात्रा करना और त्रिपुरा में संबंधित विकास की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। इसका सारांश इस तरह से है। भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक राज्य है त्रिपुरा। इस राज्य की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो 34% यानी 34% है, जो बहुत ज़्यादा है। और यह त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और बाकी भारत के 2 राज्य मिज़ोरम और असम, उत्तर पूर्वी सीमा जो है असम की, वहाँ से घिरा हुआ है। और बेलोनिया, सबरूम, कैलाश शहर, सोनामुरा, ये सब त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर हैं और बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी नज़दीक है। अगरतला सीमा चौकी से करीब 2 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ बांग्लादेश के लोगों का अवैध आना जाना भी बहुत ज़्यादा है, यानी बिना अनुमति के जो है लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है त्रिपुरा में बांग्लादेश से। और बांग्लादेश के जो लोग हैं वो त्रिपुरा में बिना किसी अनुमति के आते जाते हैं और यहाँ पर बाहरी लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ के मूल निवासी जो हैं और आदिवासियों की संख्या जो है उनके मुकाबले में बहुत कम होती जा रही है और इसी कारण त्रिपुरा के आदिवासियों में असंतोष फैला हुआ है। लेखक अपना पूरा यात्रा वृतांत सुनाने में पहले 3 दिनों की चर्चा करते हैं जो अगरतला के ही आजू बाजू की शूटिंग की गई थी जहां पर, और इसी दौरान लेखक ने उज्जैन महल की भी इसमें चर्चा की जो अगरतला का मुख्य महल है। और अब उसी महल में त्रिपुरा की राज्य विधानसभा बैठती है, मतलब त्रिपुरा राज्य की जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। लेखक ये बताते हैं कि त्रिपुरा में लगातार बाहर के लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इससे ये भी लाभ हुआ है कि राज्य जो है बहुधार्मिक समाज यानी बहुत सारे धर्मों का समाज का उदाहरण बन गया है। त्रिपुरा में 19 यानी 19 अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है, मतलब ST, और यहाँ विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर मौजूद है। अगरतला के बाद लेखक जो है टीलियामुरा का वर्णन करते हैं और ये एक कस्बा है जो कि एक बड़ा सा गांव ही है। और यहाँ पर लेखक की मुलाकात त्रिपुरा के एक प्रसिद्ध लोक गायक यानी जो फोक सॉन्ग गाने वाले जो होते हैं वो लोक गायक कहलाते हैं, हेमंत कुमार जमातिया से होती है और जिन्हें सन 1906 ईस्वी में संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। हेमंत कोकबारोक बोली में गीत गाते हैं जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। वहीं टीलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से होती है। ऋषिदास त्रिपुरा में गाए जाने वाले मोचियों यानी जो जूते चप्पल बनाते हैं उनके एक समुदाय का नाम होता है। इस समुदाय के लोग जूते बनाने के साथ साथ तबला और ढोल का बनाने का भी काम करते हैं।
मंजू ऋषिदास एक आकर्षक महिला थी और वे रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। उन्होंने लेखक के लिए भी 2 गीत गाए थे। लेखक ने त्रिपुरा में उपस्थित प्राकृतिक दृश्यों की छटा का भी वर्णन बहुत ही खूबसूरती से किया है। त्रिपुरा की जो प्रमुख नदियों में से एक प्रमुख नदी है जो मनु, जिसके किनारे स्थित एक छोटा कस्बा मनु है। जिस वक्त लेखक मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे थे, तभी सूर्य जो है मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। मतलब सूर्य की किरणें मनु गांव पर और उस नदी पर जब पड़ रही थी तो सोने की किरणों के समान वो चमक रही थी। तो लेखक त्रिपुरा जिले में जब प्रवेश कर गए तो उन्होंने वहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक अगरबत्तियों के लिए बनाई जाने वाली बांस की पतली सीकें तैयार करने वाले लेकिन घरेलू उद्योग का भी मुआयना किया, यानी वहाँ पर देखा। और बांस की इन पतली सीकों की अगरबत्तियाँ जो बनाई जाती हैं और इसको बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात उन्हें भेजा जाता है। उसरी यानी उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। त्रिपुरा में एक स्थान है जिसका नाम उनाकोटी है, जिसके बारे में लेखक कुछ भी नहीं जानते थे। लेखक को उस जगह की विशेष जानकारी वहाँ के जिलाधिकारी से प्राप्त होती है। और उनाकोटी का मतलब होता है 1 कोटि, यानी कि 1 करोड़ से कम। 1 करोड़ से 1 कम ऊना कोटि कहा जाता है। जिसे 1 करोड़ में 1 नंबर अगर कम होता है तो उसे ऊना कोटि कहा जाता है। इस दंत कथा के अनुसार ऊना कोटि में शिव जी की 1 करोड़ में से 1 कम मूर्तियां पाई जाती हैं। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा क्षेत्र में फैली है। और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। और पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ पर बड़ी बड़ी आधार की मूर्तियाँ बनी हैं। एक विशाल चट्टान पर ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के कहानी जो है उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। और गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, इसलिए भगवान शंकर जी को इसके लिए तैयार किया गया था कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद वे धीरे धीरे पृथ्वी पर गंगा के पानी को बहने देंगे। शिव जी का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं जो हैं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई है। भारत में शिव जी की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है और पूरे साल बहने वाला एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। और यह पूरा इलाका ही मतलब पूरा जो है एक एक शब्द जिसको देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा हुआ है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए गए हैं, मतलब किन्होंने ये मूर्तियां बनाई गई हैं उनके नाम इस पर अंकित नहीं है। लेकिन स्थानीय जो आदिवासी हैं उनका ऐसा मानना है कि मूर्तियों का जो निर्माता है कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती जी का बहुत बड़ा भक्त था और शंकर पार्वती जी के साथ ही उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। और पार्वती जी के जोर देने पर शिव जी जो हैं कल्लू को कैलाश ले चलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी थी कि उसे एक रात में भगवान शंकर जी की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी, मतलब 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। और कल्लू कुम्हार ने अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुटकर मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो मूर्तियों में से 1 कोटि से 1 कम निकली, मतलब 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम निकली। तो कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिवजी ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊना कोटि में ही छोड़ दिया और वे वहाँ से चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते समय अचानक शाम को 4 बजे के समय बहुत ही ज़्यादा अंधकार छा गया, बहुत ही घना अंधकार हो गया और मिनटों में ही जाने कहाँ से बादल भी बहुत ज़्यादा घिर गए। और जब लेखक अपने उपकरण समेटकर, यानी जो भी कैमरे और सारा सामान था वो समेटकर बादलों की सेना के सामने से निकलने लगे तो बादल जो हैं बहुत तेज़ गर्जन करते हुए बहुत तेज़ बरसने लगे। और इस तरह से भगवान शंकर जी का जो है
तांडव शुरू हो गया था। तांडव इसे बोला जाता है, भगवान शंकर जी जो बहुत गुस्से में और बहुत तेज़ी से जो डांस करते हैं, और उस समय ऐसा माना जाता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है पृथ्वी पर। जो जिस तरह से भगवान शंकर जी नृत्य कर रहे हैं तो उसे तांडव नृत्य बोला जाता है। तो बादलों की जो गर्जन और तर्जन थी वो कुछ वैसी ही लग रही थी, और लेखक ने 3 साल के बाद ठंड की एक सुबह दिल्ली में देखा कि जिसने लेखक को एक बार फिर से ऊनाकोटी पहुंचा दिया था। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको कल्लू कुम्हार के ऊनाकोटी की कहानी जो सुनाई है, उसका सारांश जो समझाया है, उसके जो लेखक हैं डॉक्टर के विक्रम सिंह, इनका जीवन परिचय के बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर के विक्रम सिंह जी का जन्म जुलाई 1960 ईस्वी में हुआ था, और एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से लेकर प्रशासनिक सेवा यानी सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर इन्होंने काम किया है, और डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने अपने जीवन और लेखन के हर पड़ाव पर कड़ी मेहनत और कर्मठता का पाठ स्पष्ट रूप से सामने रखा है, और इनको रचते हुए दिखाई देते हैं। और देश विदेश की अनेक संस्थाओं के द्वारा विक्रम सिंह जी को सम्मानित भी किया जा चुका है। और इनके रचना कार्य पर अगर नज़र डालें तो इस तरह से कि इन्होंने अपने नाम पर दर्ज तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बाद भी जड़ और ज़मीन से एक निरंतर गहरा जुड़ाव रखा है, और विक्रम सिंह जी के विपुल रचनाकार में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो कि कविता, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना जैसी अनेक विधाओं में इन्होंने अपने कार्य को अच्छी तरह से रचित किया है। और अभी तक बहुत सारी विधाओं में इन्होंने 17 पुस्तकें लिखकर प्रकाशित करवा चुके हैं, और अनेक प्रकाशन के लिए अभी अधीन है, प्रकाशन होने वाली हैं। और समय की सिलवटों से झांकता इतिहास, सूरज, चांदनी रात में, ताजमहल से टावर ब्रिज और नॉर्वे द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड पीस इनके सबसे ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध और पुरस्कृत यात्रा वृत्तांत हैं। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कल्लू कुमार की ऊनाकोटी के प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, त्रिपुरा में एक जगह का नाम ऊनाकोटी है, और ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से एक कम। और इसके बारे में एक दंत कथा यानी पुरानी प्राचीन एक कथा प्रसिद्ध है कि कल्लू नाम का एक कुम्हार था। उसने भगवान शंकर जी की भक्ति की, और भगवान के प्रसन्न होने पर उसने भगवान शंकर जी से कहा कि वह भी उनके साथ कैलाश में रहने के लिए चलना चाहता है उनके साथ। भगवान शंकर जी ने इससे बचने के लिए यह शर्त रखी कि वह भगवान शंकर जी की एक रात में और 1 करोड़ मूर्तियां बना देगा तो वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो सकता है। और भगवान शंकर जी ने इस तरह की शर्त रखने के बाद उसे अनुमति दे दी। और उसके बाद जब कल्लू कुम्हार ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, किंतु सुबह होने पर सारी मूर्तियां बन चुकी थी, और जब गिना उन्हें तो गिनने पर उनमें से एक मूर्ति कम निकली, और शर्त के अनुसार कल्लू कुम्हार जो वहीं रह गया, और इसलिए इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ गया, क्योंकि ऊनाकोटी का अर्थ होता ही है 1 करोड़ में एक कम। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, हम आपको इसमें अपने शब्दों में बता रहे हैं, और आप इसे भी लिख सकते हैं और पाठ के अनुसार भी लिख सकते हैं। पाठ में भी इसी तरह से दिए, अपने शब्दों में दूसरे तरह से लिख सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि भागीरथ ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी, और बहुत कठोर तपस्या करने के बाद गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लेकर आने में वे सफल हुए थे। और गंगा यदि अपने पूरे वेग से यानी अपने पूरे तेज बहाव से अगर पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी जो है अंदर की तरफ धंस जाती। तो गंगा के इस प्रचंड वेग को रोकने के लिए भगवान शंकर जी तैयार हो गए थे, और उन्होंने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोककर कम कर दिया था, और फिर धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर उतारा था।
और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी ऐसा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दूर तक फैली हुई श्रृंखलाएं हैं और उन पर से गिरते हुए झरने, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी की जटाओं में से साक्षात गंगा पृथ्वी पर उतर रही है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। इसका आंसर इस तरह से है, कल्लू कुम्हार भगवान शिव जी का परम भक्त था और वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, लेकिन भगवान शंकर जी की शर्त के अनुसार उसे एक रात में भगवान शंकर जी की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी थी और कल्लू कुम्हार ने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए मूर्तियां बनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब सुबह हुई तो मूर्तियां बन चुकी थी, लेकिन जब उन्हें गिना तो 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम निकली और भगवान शंकर जी को बहाना मिल गया और वे उसे छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले गए और कल्लू कुम्हार इन मूर्तियों के साथ वहीं रह गया। इस प्रकार ऊनाकोटी से कल्लू कुम्हार का नाम जुड़ गया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी रीढ़ में झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी हुई है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक शूटिंग करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और उसी समय CRPF के एक जवान ने आकर बताया कि नीचे पहाड़ियों पर जो 2 पत्थर पड़े हुए हैं और यही 2 दिन पहले विद्रोहियों ने एक जवान को मार डाला था यहीं पर। इतना सुनते ही लेखक का शरीर जो है कांप गया और उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी सी दौड़ गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। इसका आंसर है, त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहते हैं जिसके कारण त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है और यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियाँ और विश्व के 4 बड़े धर्मों का सबसे अधिक प्रभाव है और बौद्ध धर्म की भी यहाँ मान्यता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। इसका आंसर है, टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय हेमंत कुमार जमातिया से हुआ था, जो कि वहाँ के लोक गायक थे, और समाज सेविका तथा देखने में साधारण सी गृहिणी मंजू ऋषिदास से हुआ था, जो पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी और उन्होंने अपने वार्ड में नल लगवाने का और नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंटें बिछवाने का कार्य भी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश नगर में जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। इसका आंसर है, लेखक को कैलाश नगर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के बारे में जो जानकारी दी वो इस प्रकार है। जिलाधिकारी ने बताया कि किस प्रकार यहाँ उन्नत किस्म के आलू की खेती की जाती है और बुआई के लिए, बुआई यानी आलू को बोने का जो काम होता है, पारंपरिक आलू के बीज की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि TPS की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। अब तो यहाँ से TPS का निर्यात पड़ोसी राज्यों में भी किया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। इसका आंसर है, त्रिपुरा में अनेक प्रकार के घरेलू उद्योग हैं, जैसे बांस के खिलौने बनाना, अगरबत्ती बनाना, गले में पहनने वाली मालाएं बनाना। अगरबत्ती के लिए सीकों को तैयार करके गुजरात और कर्नाटक भेजा जाता है यहाँ से। और हमारे देश में अन्य कई प्रकार के घरेलू उद्योग भी हैं, जैसे खिलौने बनाना, चटाइयाँ बनाना, हाथ के पंखे बनाना इत्यादि।